और क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई डिफाइन करेगा, याद है किसी को? It is sum of powers of concentration of reactants present in the rate law is called order of reaction. ओके, बराबर है। रेट लो जो हम एक्सप्रेस करते हैं, रेट एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन का पावर आपको दिखा है, कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने एक एग्जांपल लेकर प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, वो हमने कहा था कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो पावर जो है कंसंट्रेशन का, हर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, उसके सम को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, बराबर है। तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द रेट लो, और रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमने क्या कहा था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो भी हो सकता है, कोई इंटीगर भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब जीरो या कोई नंबर या कोई इंटीगर भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये हमने कहा था। तो ये पॉइंट याद रखना, आगे हमें काम में आएगा। अब जो लास्ट में डिस्कशन हुई थी, शायद मैंने आपको कहा था एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन और क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, शॉर्ट में समझना है तो क्या कहोगे? विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस? एक स्टेप Only में one. reaction which occurs in one step. हाँ, the reactions which occurs in only single step or one step reactions are known as elementary, while complex reactions are the reactions which occurs in multiple steps. Is that clear? एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब ये जो रेट एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है बच्चों, जो हमने लिखा था रेट इज प्रोपोर्शनल टू कोई रिएक्टेंट आपके पास है ए एन बी, तो उसका कोई पावर दिखाते हैं एक्स एन वाई। हमने ये भी कहा था कि ये पावर का जो सम है एक्स प्लस वाई, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, तो एग्री। बट ये रेट कांस्टेंट जो हमने डिफाइन किया था कि ये रेट में जो प्रोपोर्शनलिटी निकलते तो रेट कांस्टेंट आता है, उसका यूनिट जो है वो क्या है रेट कांस्टेंट का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? तो वो हमें डिराइव करना है कि भाई रेट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, के इंटू ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। बट यूनिट ढूंढना है तो हम ऐसा लिखेंगे के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। इज दैट क्लियर? अब यूनिट ढूंढना है तो थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स। रेट जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है, जरा याद करो, रेट के लिए हमने कुछ सिखाया है। रेट मतलब क्या लिखते हैं हम, माइनस डी आर बाई डी टी या प्लस डीपी बाई डी टी, इंटू हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। बट इसका यूनिट सिर्फ लिखना है हमें, साइन वगैरह ध्यान में नहीं लेना है, तो ऊपर कंसंट्रेशन आता है। अपॉन क्या आएगा, डी मतलब टाइम का चेंज है, इनटू, अब ध्यान रखिएगा, ये वन अपॉन क्या लिखेंगे हम, तो वन अपॉन ये ए का कंसंट्रेशन है और बी का कंसंट्रेशन, बड़े अलग अलग चीजों का कंसंट्रेशन है, बट है तो कंसंट्रेशन। तो दोनों कंसंट्रेशन मतलब बेस जो है वो सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या करते हैं हम, याद करो, एक्स और वाई के बीच में, हाँ, Addition. सम होता है, एडिशन करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई ये एक्चुअली में कंसंट्रेशन रेस टू एक्स प्लस वाई है। बट ऊपर जरा देखिए हमने क्या लिखा था, एक्स प्लस वाई के बदले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा गौर फरमाइए आप। यहाँ n पर एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, तो बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू वन अपॉन कंसंट्रेशन रेस टू एन। अब कंसंट्रेशन वन है और यहाँ पर nth पावर है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ये शॉर्टकट है आपके लिए, याद रखना। ये एन जो है वो शो करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे सिलेबस में खास याद रखना है, ट्वेल्थ के सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। अगर
सम के बेस पर हम देखें तो सम कैलकुलेट जो हमें करने हैं वो सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ही करने हैं, बी रिमेम्बर। बट अगर आप यूनिट की बात करें, रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करें, तो वो कोई भी ऑर्डर का पूछा जा सकता है। और उसके लिए आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए। जेई नीट में अगर आपको पूछ ले कि 85th ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी इंटीगर हो सकता है, हमने ये कहा फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो एन के बदले आपको ये फॉर्मूला में 85 रख देना है, बस आपको यूनिट मिल जाएगा। और जनरली जेई नीट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये nth ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट आप बताइए। अब देखो, आपको अगर ऐसा कहा जीरो ऑर्डर का यूनिट, जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, तो आपको अगर ये सिर्फ एक फॉर्मूला पता है तो आप पता लगा सकते हो, बराबर है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा भाई जीरो ऑर्डर का, तो एन की जगह पर आपको क्या लिखना है, जीरो ऑर्डर मतलब एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो, बराबर है। यहां अगर जीरो रख दो तो ये वन आएगा, कंसंट्रेशन पर टाइम, और कंसंट्रेशन मोलारिटी में लेना है, मोल पर लीटर, और टाइम भी इनवर्स होगा, मतलब सेकेंड ले लेंगे हम तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का है, इट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्री। अब कोई अगर आपको ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो आप क्या करोगे भाई, वन लिखोगे कहां पर, एन इज इक्वल टू वन अगर रख दो तो वन माइनस वन, जीरो, कंसंट्रेशन रेस टू जीरो। अब दुनिया की कोई भी चीज के रेस टू जीरो करो क्या हो जाता है, वन। तो वन। वन अपॉन, हाँ बराबर है, तो वन अपॉन टाइम मतलब टाइम इनवर्स, और टाइम हम सेकेंड में लेते हैं तो यूनिट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड इनवर्स, बराबर है। इसी तरीके से कोई सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा, अब आपके लिए इजी है, आपको पता है कि एन की जगह पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रख देंगे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, कंसंट्रेशन रेस टू माइनस वन अपॉन टाइम हो जाएगा। मतलब मोल पर लीटर आप लिखते थे तो वहां पर हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स था उसके बदले हो जाएगा लीटर, और पर सेकेंड, बराबर है। अब आप जितना जितना एन रखते जाओगे, यहाँ पर एन की वैल्यू आती जाएगी, उसमें से ये एक एक वैल्यू कम होगी। मतलब ये टू है ना तो यहाँ दोनों जगह पर माइनस वन आया, यहाँ थ्री है ना तो यहाँ माइनस टू आएगा, यहाँ पर अगर 81 है ना तो यहाँ दोनों जगह पर क्या आएगा, माइनस एटी। यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, बट हमें याद ये रखना है कि अगर आपके पास यूनिट है रेट कांस्टेंट का, खास याद रखिए, तो आपको ऑर्डर पता चल जाता है रिएक्शन का। मतलब कोई आपको सम में ये कहे भाई के की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, और ऑर्डर नहीं कहा है, ऑर्डर कौन सा, तो फॉर्मूला भी चेंज आएगा उसका कंसंट्रेशन वगैरह ढूंढने के लिए, आगे हम देखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अलग होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अलग होंगे। तो आपको ये नहीं कहा है अगर सम में कि दिए गए रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, तो आप कंफ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि कौन से ऑर्डर का फॉर्मूला आप रखोगे वो आपको पता नहीं। तब आपको ध्यान देना है आपको दिए गए रेट कांस्टेंट के यूनिट के ऊपर। सेकेंड इनवर्स कौन से ऑर्डर का यूनिट है भाई रेट कांस्टेंट का, जरा देखो, फर्स्ट फर्स्ट, ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। बराबर। तो आपको ध्यान देना है तब रेट कांस्टेंट के यूनिट के ऊपर, जब आपको ऑर्डर के बारे में दिखाया ना गया हो या कोई डेटा ना दिया गया हो। तो ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि यूनिट के ऊपर से आपको पता चल जाता है कि भाई दिया गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। तो कोई भी सम में आपको अगर के की वैल्यू दी है और उसका यूनिट दिया है, तो वो यूनिट रेट कांस्टेंट के यूनिट के ऊपर से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो ऑर्डर के टॉपिक में ये इसलिए लिया है रेट कांस्टेंट का यूनिट, क्योंकि उसके ऊपर से आप इजीली ऑर्डर का नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये एक शॉर्टकट आपको याद रख लेना है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है, तो कंसंट्रेशन रेस टू वन माइनस एन पर टाइम, बराबर है। जहां एन क्या है तो आपको जितने नंबर का ऑर्डर दिया है रिएक्शन का वो ऑर्डर का नंबर लिख देना है, तो बात खत्म हो जाएगी, बराबर है। अब एक और प्रॉपर्टी लेते हैं ऑर्डर के अलावा केमिकल रिएक्शन की, और वो प्रॉपर्टी है मोलेक्युलरिटी।
अब खास ध्यान आपको ये रखना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में टॉपिक लिया था, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मोलिकुलरिटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस को ही हम अप्लाई कर सकते हैं, खास याद रखिए, या उसकी ही मोलिकुलरिटी हम गिन सकते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन हो। वन स्टेप रिएक्शन के लिए ही ये काम की प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप ये मेजर नहीं करना चाहिए या मीनिंगफुल नहीं है, हम ये कह सकते हैं, बराबर है। तो मोलिकुलरिटी क्या है एकदम इजी चीज। एक वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम लिखते हैं ए प्लस बी गिव्स AB2, तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे। इसका मतलब एक मोलिक्यूल के साथ बी के 2 मोलिक्यूल जुड़ रहे हैं, बराबर है। तो मोलिकुलरिटी कितनी है, तो मोलिकुलरिटी को समझने के लिए नंबर ऑफ जो रिएक्टिंग मोल्स है, चाहे वो एटम के हो, चाहे वो आयन के हो, चाहे वो मोलिक्यूल के हो, खास याद रखिएगा, बट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ रिएक्शन में जो कोलिड होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ का मतलब है एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पर जो कोलिड होते हैं, वो दो कोलिजन होती है, उसके बीच में टक्कर होती है रिएक्शन होने के लिए, और केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ कितने स्पीसीज रिएक्ट होते हैं कोई एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो उसकी मोलिकुलरिटी, बराबर है। तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो एक साथ रिएक्ट हो रहे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो खास याद रखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट प्ले करने वाले रिएक्टेंट की ही बात है, मल्टीपल स्टेप है तो नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट प्ले करने वाले जो रिएक्टेंट है, विच मस्ट कोलेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही वो रिएक्ट होने चाहिए, दे मस्ट कोलेड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक ही टाइम पर कितने है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, उसे उसकी क्या कहेंगे हम, मोलिकुलरिटी कहेंगे। ये खास याद रखिए, बराबर है। और रिएक्शन जो है टाइप के होते हैं मोलिकुलरिटी के बेस पर, तो रिएक्शन में भी यूनिमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर, ट्राइमोलिक्यूलर। अब आगे नहीं लिखना है, टेट्रामोलिक्यूलर पेंटामोलिक्यूलर नहीं लिखना है, क्यों वो भी मैं समझाता हूँ। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट पार्ट प्ले कर रहा हो, या रिएक्टेंट का एक ही मोल पार्ट प्ले कर रहा हो, प्रोडक्ट चाहे कितने भी बने, हमें कोई उसके साथ लेना देना नहीं, बराबर है। रिएक्टेंट जो है उसका एक मोल होना चाहिए। एक रिएक्टेंट है तो भी भले, और अलग अलग रिएक्टेंट है तो यूनिमोलर हो ही नहीं सकता। बट रिएक्टेंट एक साथ कितने रिएक्ट हो रहे वो आपको देखना है। अगर आगे मैंने 2 लिखा होता तो ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाता, क्योंकि 2 मोलिक्यूल एक साथ जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलेड हो रहे हैं, तो ये एक ही मोल है, तो ये यूनिमोलिक्यूलर है। अगर मैं ऐसा लिख दूं आपको कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, या उसका उल्टा रिएक्शन लिखो भाई, बोथ आर सेम, देखो 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ये दोनों बाइमोलिक्यूलर में गिने जाएंगे। क्यों? 1 प्लस 1 2, यहां पर 2 मोलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं, और यहां पर भी 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं। देखो भले ही दोनों HI के ही है, बट है तो 2। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक साथ 2 मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसे हम क्या कहेंगे, बाइमोलिक्यूलर, बराबर है। इसका मतलब ट्राइमोलिक्यूलर क्या होगा वो आपको पता चल गया भाई, एक साथ 3 मोलिक्यूल जो है वो रिएक्ट हो रहे होंगे, बराबर है। जैसे कि मैं ऐसा लिखूं 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, तो रिएक्शन तो बैलेंस ही, आप जरा देखो। बट यहां पर 2 और ये 1, टोटल कितने मोल रिएक्ट हुए, 3 मोल रिएक्ट हुए, तो ये ट्राई मोलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ढेर सारे मोलिक्यूल अगर आपको बैलेंस रिएक्शन में दिखाए गए। एक रिएक्शन है जिसके ऊपर ये लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी किया है, जिसमें FeSO4 प्लस KClO3 एंड H2SO4 3 चीजें
रिएक्ट होती है और मिलता है हमें KCl प्लस वाटर प्लस Fe2SO4 थ्राइस। अब इसे जब आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पर 2 Fe है, ये तीन तीन करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 Fe, तो यहाँ पर 6 Fe करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फेट कितने हुए, 6 3 3 3 जा 9 6 ये हो गए, तो ये करना पड़ेगा 3 और KClO3 एक है, इच हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन अब देखो जरा लगभग बैलेंस है मेरे ख्याल से, बट यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, जरा देखो तो हम क्या आंसर देंगे। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3, टोटल मोलिक्यूल हमें कितने दिख रहे हैं 10। तो हम आंसर ये देंगे कि ये डेका मोलिक्यूलर रिएक्शन है। हमें ये सिखाया गया कि एक मोलिक्यूल है तो यूनि, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, तो हम यहाँ पर ये देंगे भाई 10 मोलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं एक साथ, दिखने में एक साथ है नो डाउट। तो ये 10 मोलिक्यूल जो रिएक्ट हो रहे हैं मतलब इसकी मोलिकुलरिटी 10 है, बट ना 3 से ज्यादा, ढेर सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद ये देखा गया कि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल एक साथ एक ही टाइम पर कभी रिएक्ट नहीं होते, या ऐसा रिएक्शन नहीं देखा गया है जहां साइमल्टेनियसली मोर देन 3 मोलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। 3 से ज्यादा मोलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं हो सके। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, molecularity cannot be more than 3। तो इसमें 10 क्यों दिखाए गए वो मुझे बताइए। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमने शुरुआत में ही एक चीज कही कि मोलिकुलरिटी कैसे रिएक्शन को अप्लाई की जाती है, क्या कहा था हमने उसमें, कौन से टाइप के रिएक्शन एलिमेंट्री। में। इसका मतलब आपको जहां 3 मोलिक्यूल से ज्यादा मोलिक्यूल रिएक्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं तो वो एक साथ एक ही स्टेप में कभी रिएक्ट होंगे, हम ये नहीं कहते रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वरना तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, बराबर है, वो रिएक्ट होते हैं, बट मोर देन वन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द occurrence ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। एक से ज्यादा स्टेप में होंगे और तो वो एलिमेंट्री रहा नहीं, वो हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा भाई, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा, बराबर है। तो जब जब खास याद रखें, इसलिए मैंने ऊपर कहा कि भाई हमें मैक्सिमम ट्राई मोलिक्यूलर तक जाना है। आपको अगर 4 5 6 या 3 से ज्यादा कितने भी मोलिक्यूल्स दिखाई दे, आपको समझ लेना है कि ये एक स्टेप में नहीं हो रहा होगा। इट टेक्स more than one step for the completion of reaction in, or that type of reactions are complex reactions and molecularity वहां पर कोई मीनिंगफुल नहीं रहती कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, या हर एक स्टेप के लिए आप अलग अलग मोलिकुलरिटी जो है वो डिफाइन कर सकोगे। पहले स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी 1 है, दूसरे के लिए 3 है, और ये प्रैक्टिकल से हमें पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है और मोलिकुलरिटी जो है वो कितने है, बराबर है। तो वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा, वो याद रखिए। तो क्वेश्चन ये उठता है जब ऐसे रिएक्शन हो आपके पास विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, बराबर है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहे हो ऐसे रिएक्शन, तो हम कौन से स्टेप की मोलिकुलरिटी ध्यान में लें। अगर एक से ज्यादा स्टेप वाला रिएक्शन है और कोई पूछे रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी, तो हमें क्या आंसर देना है, क्योंकि हमने तो ये कहा कि मोलिकुलरिटी हर एक स्टेप की अलग अलग होती है, क्योंकि वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो है वो ध्यान में ली जाती है, तो अलग अलग आंसर आएंगे सबके। इसकी मोलिकुलरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो कौन से स्टेप को ध्यान में ले, क्या इसकी एवरेज निकल है, तो ना ये सुटेबल नहीं है, एवरेज निकलना सुटेबल नहीं, तो क्या करे भाई। तो ऐसे टाइम पर ये कहा गया एक एग्जाम्पल लेकर कि भाई सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। खास ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन वी आर स्टडीइंग द मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देन वी शुड फोकस ऑन द स्टेप विच इज स्लोएस्ट। तो स्लो स्टेप जो है या स्लोएस्ट जो स्टेप है उसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है।
पूरे रिएक्शन का रेट जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। क्यों ऐसा कहा गया कि मान लीजिए रिले रेस है, आपको पता है वो 4 बंदे एक ही लाइन में भाग रहे, 3 लोग ऐसे जो जबरदस्त स्पीड से दौड़ते हैं, बराबर है। ये अपने हाथ में जो एक छोटा सा पाइप होता है टुकड़ा, वो इसे देता है, बाद में ये भागता है, ये इसे देता है, ये भागता है, इसे देता है, ये फिनिशिंग लाइन कवर करता है। बट मान लीजिए ये 3 ने जबरदस्त स्पीड से जो रेस है वो कंप्लीट की, बट ये भाई एकदम धीरे धीरे चल रहा है। 3 लोग भले ही बहुत ज्यादा भागे हैं, बहुत ज्यादा दौड़े हैं, बट एक ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था, पूरे रिएक्शन का रेट था, वो किस बेस पर खत्म हो गया, या इफेक्ट कौन करता है वो रिएक्शन के रेट को? तो जो स्लो स्टेप है ना, वो ये 3 तो रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में भागे, बट फिर भी रेस हार गए। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पूरे रिएक्शन का रेट डिपेंड किसके ऊपर करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के तौर पर कहा जाता है। वरना तो ये तीनों भागे थे, मतलब तीनों स्टेप स्पीडी थे, तो पूरे रिएक्शन की जो स्पीड है वो उसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, फिर भी ये एकदम स्लो है। क्यों? एक स्टेप की वजह से। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके ऊपर, मतलब पूरा दारोमदार उसके ऊपर होता है। तो मोलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या कही जाएगी? जो मोलिकुलरिटी रेट डिटरमिनिंग स्टेप की है, वही मोलिकुलरिटी पूरे रिएक्शन की कही जाएगी। बी रिमेम्बर, बराबर है। तो जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई ये 2-3 स्टेप है आपको दिए, कहा भी होगा आरडीएस, कहीं पर लिखा होगा 3 में से एक स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, या तो ऐसे एरो पर लिखा होगा स्लो स्टेप, कोई भी एक जगह पर। हाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टेप को स्लो स्टेप कह रहा हूँ। तो आपको समझ लेना है कि वो स्टेप की जो मोलिकुलरिटी है ना, वो पूरे रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। वहां पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने, वो उसकी मोलिकुलरिटी है, वो आपको वहां पर लिख देना है। क्लियर? तो दो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, उसके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि डिफरेंस पूछा जाए तो वो भी आप लिख सको, और सिमिलरिटी क्या है, एक आध सिमिलरिटी भी कहीं ना कहीं हमें मिलेगी। क्या आप कौन कौन से टॉपिक लिख सकते हो, जरा याद करो। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है? हमने कुछ कहा था, अगर आपको याद है तो। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या फर्क है? ऑर्डर जो है ना, वो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के रिएक्शन को अप्लाई होता है इजीली, बराबर है। मतलब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो या कैसा हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो। बट मोलिकुलरिटी के लिए हमने क्या कहा भाई? इट इज एप्लीकेबल टू और मीनिंगफुल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो ये एक डिफरेंस है, इसे आप डिफरेंस भी कह सकते हो कि ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए मीनिंगफुल है, वाइल मोलिकुलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है उसके लिए मीनिंगफुल है, बराबर है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, डेटा होना चाहिए, ऐसा हमने कहा था ना। उसके डिटर्मिनेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। वाइल मोलिकुलरिटी क्या है? वो थियोरिटिकली भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दिखते हैं आप जब रिएक्शन बैलेंस करो तब। और वो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो नंबर ऑफ मोल, मतलब कि मोलिक्यूल साइमल्टेनियसली रिएक्ट हो रहे हैं, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय स्टडीइंग बैलेंस रिएक्शन। तो वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप बोल सकते हो। उसके अलावा ऑर्डर की जो बात करें तो हमने कहा था ऑर्डर कैन बी जीरो, एनी इंटीगर और इवन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी इंटीगर हो सकता है, बराबर है। बट मोलिकुलरिटी के लिए क्या लिखोगे? इट कैन बी 1 और 2 और 3, जीरो तो कभी हो नहीं सकती। क्यों?
जीरो मतलब कोई मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो ही नहीं रहा है, रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, बराबर। तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो और मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि तो ऐसे रिएक्शंस कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाएंगे, बराबर है। मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होना शुरू कर देंगे, सिंगल स्टेप रहेंगे नहीं। तो ये तीन जो है वो डिफरेंस है। एक सिमिलरिटी भी हमने कही थी कि दोनों स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑर्डर की बात करें ना, तो जनरली जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसका जो ऑर्डर है वो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर गिना जाता है। मतलब व्हेन वी आर स्टडीइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, देन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप का ऑर्डर है वो जनरली पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है, ऐसा गिना जाएगा। और मोलिकुलरिटी, तो जो ऑर्डर का आंसर आएगा वो और मोलिकुलरिटी लगभग सेम होंगे। किसके साथ, तो स्लो स्टेप जो है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है, उसका जो ऑर्डर है वही उसकी मोलिकुलरिटी हो सकता है, या उसका राउंड फिगर हो सकता है, ये याद रखिए। मतलब 2.5 आया है ऑर्डर, तो वो 3 या 2 जो है वो उसकी मोलिकुलरिटी आएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो, बराबर है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो है उसका डिफरेंस या सिमिलरिटी आपको कहे तो तीन डिफरेंस लिख सकते हो, आप सिमिलरिटी भी एक आध लिख सकते हो, बराबर, अगर पूछी जाए तो। बट ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या है, उसके बाद एक एक आप डेफिनेशन लिखनी है तो भी लिख सकते हो यहाँ पर कि ऑर्डर क्या है और मोलिकुलरिटी क्या है। तो ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ, क्या लिखोगे, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants present in the rate expression। और मोलिकुलरिटी के लिए क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ molecules colloids simultaneously in the given elementary chemical reaction। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी। तो एक एक पॉइंट आप इस तरीके से अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। क्लियर, ये चीज हुई ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। अब एक थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप आएगा। मैं जब तक जानता हूँ तब तक शायद आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, जो लोग बायो वाले हैं वो फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे और मैथ्स वाले तो दोनों जगह पर पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत सिखाया होगा मैथ्स में, बराबर है, सही है या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है इंटीग्रेशन के बारे में तो हमारा ये पॉइंट आपको 2 या 3 मार्क दिलवा सकता है, इसीलिए वाया सम और थियरी। हम जो सीखने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्यों सीखने जा रहे हैं वो भी मैं बताता हूं। हमने जो आगे रेट लॉ पढ़ा है या रेट एक्सप्रेशन पढ़ा है उसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन रेट लॉ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। पढ़ने हमें दो ही ऑर्डर है 12th में, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। बट ऐसा आप हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के लिए डिराइव कर सकते हो। एक दो फॉर्मूला हमें डिराइव करने हैं। बट क्यों, तो आपने अगर ध्यान दिया है, हमने जब से चैप्टर शुरू किया था उससे, तो हमने रेट के लिए एक चीज लिखी है, आइदर माइनस डी बाई डी टी और प्लस डीपी बाई डी टी। बट आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो या ये फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंट करो, आप कोई टाइम के गैप में रेट ढूंढ रहे हो। आप देखो ओवरऑल रिएक्शन का एक साथ रेट नहीं ढूंढ रहे हो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में रेट है वो ढूंढ रहे हो, अलग अलग टाइम गैप में जो रिएक्शन का रेट है वो ढूंढ रहे हो, बराबर है। आप जब इंस्टेंटेनियस रेट लेते हो तो आपको स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके ऊपर एक छोटा सा टाइम गैप मिलता है और वो टाइम गैप आप मेजर करते हो। तो जब आप मेजर करना चाहते हो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको क्या करना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइम और रेट। तो हमें ये जो पार्ट मिले, छोटे छोटे टुकड़े मिले, अलग अलग टाइम पर जो रेट है, और देखो रेट सेम नहीं होगा, हम ऑलवेज एवरेज रेट लेते हैं कि भाई रिएक्शन की शुरुआत में रेट ज्यादा होगा या कम होगा, कोई कहेगा शुरुआत में इनिशियली रेट क्या होगा, हायर और लोअर? मैंने आपको Higher. फैक्टर्स, हायर, वाई,
क्यों? रीजन चाहिए मुझे। देखो, रीजन के बिना तो आप कैसे आंसर दे सकते हो? हायर होगा वो सही, चलो वो हमने कह दिया शुरुआत में रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, बट वाई? कुछ रीजन तो होना चाहिए। हमने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है। एक फैक्टर आपको कंसंट्रेशन हाँ, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। वेरी गुड। कंसंट्रेशन शुरुआत में ज्यादा होता है रिएक्टेंट का, बाद में क्या होता है, एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। और कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो रिएक्शन का रेट भी कम होता है, क्योंकि दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, बराबर है। तो शुरुआत में ज्यादा रेट है, बाद में कम रेट है, इसका मतलब रेट तो अलग अलग आएगा अलग अलग टाइम पर। तो ओवरऑल रेट अगर आप फाइंड करना चाहते हो, देन वी हैव टू इंटीग्रेट that all the small portions we have measured during the chemical reaction। मतलब रेट के लो को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा। बट वो जीरो ऑर्डर के लिए भी अलग होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अलग होगा। क्यों, वो अभी पता चल जाएगा। क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट आप रेट लो में लेते हो उसका पावर का सम क्या होगा, जीरो। सही है ना? तो ये हम ऑर्डर जीरो है ये कहते हैं, बराबर है। जितने भी रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का पावर जो है उसका सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि हमने ऑर्डर का मतलब क्या किया था, एक्स प्लस वाई, तीसरा है तो जेड, बराबर है। तो ये टोटल ऑर्डर जो है वो जीरो हो जाना चाहिए, बराबर है। तो हम एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं। अब थोड़े मैथमेटिकल स्टेप आएंगे कि भाई ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब आप रेट लो लिखते हो तो आप ऐसा लिखते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एक्स पावर। अब ये एक्स तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सभी का सम हो जाएगा जीरो। अब प्रोपोर्शनलिटी आप निकाल देते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर रेस टू जीरो। बट आर रेस टू जीरो इज इक्वल टू तो क्या लिखोगे आप, वन। क्योंकि कोई भी चीज का पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब तो आप ये लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू के। बट हम हर बार रेट रेट लिख रहे हैं, रेट के लिए फॉर्मूला क्या है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। बट ये तो एक स्मॉल पोर्शन है, हमें तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें ओवरऑल रेट के बारे में पता चलेगा। तो ये जो रेट लो था उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दैट गिवन फॉर्मूला और थिंग। तो इंटीग्रेशन करने पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे या उसके पहले एक स्टेप मुझे दिखाना चाहिए? मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये माइनस जो है वो सामने जाने दो तो क्या आ जाएगा, के, बराबर है। तो मैं ऐसा लिखू, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसे नंबर दे देते हैं वन। ये जो वन नंबर का फॉर्मूला है उसे इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन वाला सिंबल है, डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। अब आपने जैसे कहा कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इंटीग्रेशन के बारे में, तो ये डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी मतलब छोटा टुकड़ा, आर का तो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो एक पूरा आर मिलेगा, आर के टुकड़ों को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आर। तो ये जो डी आर थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, उसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एकजुट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आर मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर मिलेगा। दूसरी बात, कौन सी चीज का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता इसमें से, जरा ध्यान से बताइए मुझे। के का। बराबर के है। का। तो ये माइनस के जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसा कर देंगे, बराबर है। माइनस के जो कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। अब इंटीग्रेशन करते तो एक चीज ध्यान रखनी, जैसे यहाँ डी आर का आर हुआ तो डी टी का क्या होगा भाई, टी, बराबर है। टी के छोटे छोटे टुकड़े थे, डी टी मतलब उसका इंटीग्रेशन इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करते हो तो एक फुल टी मिलेगा। बट जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक चीज ऐड करनी होती है, अगर आपको पता है तो,
और वो क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। खास याद रखिए, जब आप कोई भी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो हमें एक चीज ऐड करनी है और वो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जनरली इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैथमेटिक्स में सी से डिनोट किया जाता है। क्या बताया जाता है? सी। बट केमिस्ट्री में हम सी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कंसंट्रेशन के लिए भी यूज होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए कि ये सी कंसंट्रेशन का है या कांस्टेंट का। तो हम क्या लिखेंगे? आई। बराबर है। अगर टाइम है आपके पास तो वहां पर लिखना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब आप ये थियरी पूछिए, थियरी तो पूछेंगे ही नहीं, सम ही पूछेंगे, बट अगर कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है उसे हम नंबर 2 देते हैं। ये इक्वेशन को आप कोई एक इक्वेशन के साथ, है ना, कंपेयर कर सकते हो, या ऐसा एक इक्वेशन जो है वो हम फिर से डिराइव करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए एक रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है या इनिशियल टाइम में अभी जस्ट शुरू ही होने वाला है, तो जब आप टी इज इक्वल टू क्या लोगे? 0 0. सेकेंड। मतलब इनिशियल टाइम है ये। जब आप टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड लेते हो तो ये आर जो है कंसंट्रेशन, उसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन कहोगे कि नहीं? देखो यहां ध्यान रखना, ये 0 हमने सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे दिखाया है, यहां पर आपने ऊपर दिखाया था, आर रेस टू 0 दिखाया था। तो ये ध्यान रहे, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करो तो वो वाला 0 नीचे दिखाना है आपको, और जब आप पावर वाला 0 दिखाते हो तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो आपको, वो ध्यान रखना। तो जब आप टी इज इक्वल टू 0 लेते हो, मतलब कोई टाइम अभी हुआ ही नहीं, तो आर इज इक्वल टू आर 0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। अब ये वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में पुट करो तो क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा कि R0 इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला फंक्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि t 0 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मिला आई, इसे नंबर देते 3। तो रिएक्शन 3 की वैल्यू को 2 में आप रिप्लेस करो तो क्या मिल जाएगा? एक नया रिएक्शन मिलेगा कि R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। इन शॉर्ट हमने कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढी, एक टी इज इक्वल टू 0, बाकी कुछ नहीं किया है। बराबर, मतलब आई की वैल्यू क्या है वो आपको पता चलेगी कि आई जो है वो R0 जितना होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना होता है। ये इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन क्या है सबको पता है ना? 10th में एक इक्वेशन आपको कौन सा मैथमेटिक्स में सिखाया गया है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये ऐसा इक्वेशन है कि कोई इक्वेशन को अगर इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें जितनी एंटाइटी है उतनी एंटाइटी अगर आपको दिए गए फॉर्मूला में है, तो आप यहां पर जो y वाला फंक्शन आता है उसे y एक्सिस पर रखो, और x वाला फंक्शन है उसे x वेरिएबल के तौर पर लो, तो आपको ऑलवेज लीनियर ग्राफ मिलेगा। ऐसी चीजों का ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? लीनियर। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, कौन से दो फंक्शंस लेने हैं? एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है? टी, टाइम, और वाई पर आपको क्या लेना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो ऑलवेज कैसा मिलेगा? लीनियर, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर किया है या कर सकते हो, ऐसा रिएक्शन है। तो अगर ऐसे दो वेरिएबल्स का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो लीनियर मिलते हैं। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, तो लीनियर ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, हायर टू लोअर। बराबर है। अब एक खासियत ये इक्वेशन की ये भी है कि इससे लीनियर ग्राफ का जो स्लोप है ऑलवेज एम जितना मिलता है। तो देखो y तो ये हो गया, x तो है ये हो गया, तो m की वैल्यू क्या होगी? वो स्लोप होता है माइनस के, m मतलब स्लोप, उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस के। और ये जो इंटरसेप्ट होता है वो कितना होगा? c जितना, मतलब R0 इनिशियल कंसेप्ट तो होता ही है। देखो यहां पर ये जो वैल्यू है वो क्या होती है? शुरुआती कंसंट्रेशन, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ये वैल्यू R0 जितनी होती है। बराबर है। तो ऑलवेज याद रखिए कि अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हो टाइम और
किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो, बराबर है। और ये इंटरसेप्ट जो है वो कहां पर मिलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना, और स्लोप है वो कितना मिलेगा, माइनस के जितना। अब यही इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये माइनस के टी को सामने जाने दो तो प्लस के टी, और ये कंसंट्रेशन ऑफ आर को मैं राइट हैंड साइड में जाने दो तो क्या हो जाएगा, आर। अब आपको टी चाहिए या के चाहिए, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और आर मतलब टी टाइम पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, बराबर है। और कितने टाइम में आपने ये मेजरमेंट किया आर का, वो टाइम यहां पर लिखना टी, तो आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, खास याद रखिए। और रेट कांस्टेंट आपके पास है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, टाइम। वो रिएक्शन के लिए टाइम कितना है वो आप फाइंड कर सकते हो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, बी रिमेंबर ये फॉर्मूलाज। और ये फॉर्मूला खास याद रखना क्योंकि अभी एक टॉपिक बाकी है, हाफ लाइफ टाइम, कहीं ना कहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। वो हाफ लाइफ टाइम में आप जीरो ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ टाइम फाइंड करने वाले हो, और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए भी हाफ लाइफ टाइम फाइंड करने वाले हो, बराबर। यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक में ये कहना चाहूंगा आपको कि हम जीरो ऑर्डर पढ़ भले ही रहे, बट ऐसे रिएक्शंस रेयर है जो जीरो ऑर्डर के होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो कोई ना कोई एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे हो, या तो कोई सॉलिड मेटल की सरफेस है वो गैसियस रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रही हो एट हाई प्रेशर, वैसे रिएक्शंस शायद जीरो ऑर्डर हो सकते हैं। और ऐसा एक एग्जांपल हमारे पास है कि जब अमोनिया बन रहा है, अमोनिया हम जनरली मेटल की सरफेस लेते हैं, हम तो आयरन सरफेस पर ही लेते हैं, बट एक और रिएक्शन है जो प्लेटिनम सरफेस पर होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, बराबर है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो अब अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है रिवर्सिबल है, इसलिए हम रिवर्स रिएक्शन ले तो ऐसा लिख सकते हैं कि अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो कितना भी चेंज हो, रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होता। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है ये रिएक्शन जो है वो, बराबर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है रिएक्टेंट के रिवर्स पावर में, बराबर है। तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ये